पैसा, इसी के इर्द गिर्द घूमती है दुनिया। इसे पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे तरीकों से पैसे बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो हवा में जालसाजी करता था। गिरफ्त में हवा में जालसाजी करने वाले जालसाज बहुत ही शातिर तरीके से कई कंपनियों के साथ सरकार को भी लगाते थे चूना। पैसे कमाने के लिए ऐसे जाल बिछाए थे कि किसी को इसकी भनक नहीं लगी। महीनों तक लाखों रुपए कमाते रहे। सारी जो इंटेलिजेंस इनपुट थी, जो सारी जिसपे सर्वेलेंस टीम ने और एएसपी की टीम ने जो वर्क किया है, ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर लखनऊ से और एसपीआर लखनऊ ने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। उसी के बेसिस पे इसको आगे डेवलप किया गया और डेवलप करके ये 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं। इस गैंग की करतूतों की कहानी हैरान करने वाली है। जिस तरह झारखंड के जामताड़ा में ऑनलाइन ठगी का काम चलता है, लोगों की जेब से हजारों रुपए निकाल लिए जाते हैं, लेकिन गिरफ्त में खड़े कानून के जालसाज आम इंसान की जेब खाली नहीं करते थे, ये टेलीफोन कंपनियों को ठगते थे। इसमें मोहम्मद शहबाज और शाहनवाज और मोहम्मद जावेद ये लोकल इंटरनेशनल कॉल्स करवाते हैं और वॉइस ओवर इंटरनेट के माध्यम से ये इंटरनेशनल कॉल्स करवाते हैं, जिसमें काफ़ी सारी राजस्व को हानि होती है। इसमें हमें सिम बॉक्सेस मिले हैं जो कि मेड इन चाइना है। उसके अलावा 151 सिम मिले हैं जो इन्होंने फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड, मतलब एक ही आदमी अलग अलग अपनी फ़ोटो खिंचवा के उसने जावेद ने ये सारे सिम का कैफ जो है वो फर्जी आईडी पे लिया है और आधार कार्ड भी एक ही आदमी का इस्तेमाल करके इन्होंने सिम खरीदे हैं। दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज बना रखे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टेलीफोन एक्सचेंज से इनको क्या कमाई होती होगी। इंटरनेशनल कॉल महंगी होती हैं, फिर ऐसा क्या करते थे कि ये पैसे भी कमा लेते थे और लोगों की बात भी कराते थे। ये सब कुछ फर्जी सिम कार्ड से होता था। इंटरनेट प्रोवाइडर से इन्होंने इंटरनेट कनेक्शन लिया और इन सिम बॉक्सेस को अटैच करके ये इंटरनेशनल कॉल्स करवाते हैं और ये इंटरनेशनल कॉल्स जो कि काफ़ी गुना सस्ती पड़ती हैं, जिसमें राजस्व को भी हानि हो रही है। और इसके अलावा हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इन पूरी प्रक्रिया में क्या कोई क्रिमिनल एंगल भी इन्वॉल्व है। यानी कानपुर में एक समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज ही चल रहा था और उसके जरिए करोड़ों की कमाई होती थी। अगर किसी को दुबई बात करनी होती थी तो इनके जरिए सस्ती दर पर बात करते थे। जो पैसे टेलीफोन कंपनी को जाने चाहिए, जो टैक्स सरकार के खाते में आना चाहिए, वो सब कुछ इनके खाते में जाता था। अभी जो चीज़ें हैं वो एक तो वॉइस ओवर इंटरनेट पे ये इंटरनेशनल कॉल्स करवा रहे हैं जो लोकल राउटर के थ्रू ये रूट करते हैं। ये एक अपराध है, चीटिंग भी है, इसमें राजस्व की हानि भी है। और इसके अलावा जो इन्होंने सिम परचेज़ किए हैं वो फर्जी आईडीज़ पे परचेज़ किए हैं, धोखाधड़ी करके उन्होंने परचेज़ किए हैं। इस पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए जावेद और शहनवाज 2018 में भी इस मामले में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने की वजह से इनका हौसला बढ़ गया था। अब पुलिस इनके साथियों की तलाश में जुटी है। साथ ही इनका नेटवर्क कहां तक फैला है, जांच इसकी भी कर रही है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आखिर क्यों डर में है डॉन? दूसरों को डराने वाला अब खुद डरा हुआ है। करीब 3 दशक तक कहा जाता रहा है कि मुख्तार अंसारी किसी से नहीं डरता, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि अब जान बचाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। डॉन को लेने पंजाब गई यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सबको डराने वाला डर गया। योगी सरकार में मुख्तार को डर लगता है। यूपी नहीं आना चाहता डॉन। मुख्तार को अब यूपी में डर लगता है। यूपी पुलिस लौटी खाली हाथ।
मुख्तार को लेने पंजाब गई थी यूपी पुलिस। पंजाब पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। यूपी में गैंगस्टर से राजनेता बने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से वापस नहीं लौटना चाहता। उसे लेने गई यूपी पुलिस को पंजाब से बैरंग लौटना पड़ा। उसे प्रयागराज स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन जेल के मेडिकल बोर्ड ने अवसादग्रस्त और डायबिटीज से पीड़ित बताकर मुख्तार को 3 माह के लिए बेड रेस्ट रहने की सलाह दी है। इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जेल प्रशासन ने मुख्तार को यूपी पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। मुख्तार पर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी नाम पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का केस चल रहा, जिसमें 21 अक्टूबर को मुख्तार को रोपड़ जेल से लाकर प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करना था। डीजीपी मुख्यालय के अधिकारियों के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पंजाब गई थी, लेकिन मुख्तार को यूपी भेजने से पहले गठित पंजाब की मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को बड़ी राहत दी। वहीं इसके बाद सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार और जेल प्रशासन पर निशाना साधा। मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार और जेल प्रशासन एक माफिया सरगना का इस तरह बचाव करना निंदनीय है। कानून से कबड्डी खेलने वाले सुन ले, जब भी बाहर जाओगे यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी अवश्य पाओगे। साफ है, अभी तो मुख्तार कुछ दिनों के लिए बच गया, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूपी पुलिस मुख्तार को पंजाब से यूपी लाना क्यों चाहती है? वो कौन से मामले हैं जिसमें मुख्तार की पेशी होनी है? सवाल ये भी है कि क्या मुख्तार को आज भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और उसी की वजह से पंजाब में बचाया जा रहा है? क्या सेहत ही उसे यूपी लाने में बाधा है या कुछ और कहानी गढ़ी गई है? ये मुख्तार के ध्वस्त होते साम्राज्य की तस्वीर है। यूपी सरकार उसके एक एक गुनाहों का हिसाब ले रही है। उसी कड़ी में यूपी पुलिस 21 अक्टूबर को कोर्ट के सामने मुख्तार को पेश करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पंजाब मेडिकल बोर्ड ने 3 महीने का बेड रेस्ट करने की सलाह दी, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि हेल्थ ग्राउंड एक बहाना है, बल्कि एक छोटे मामले में जेल में रखकर पंजाब पुलिस उसे बचा रही है ताकि यूपी सरकार सख्त कार्रवाई ना कर पाए। मुख्तार अंसारी 23 जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद है। उसे मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि यूपी में इससे गंभीर मामले हैं जिसकी सुनवाई तेजी से करनी है। यूपी पुलिस एक ओर मुख्तार को गाजीपुर लाना चाहती है तो दूसरी ओर मुख्तार की पत्नी और बेटे की भी तलाश कर रही है। मुख्तार की पत्नी अब्सा का आरोप है कि उसने सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन और बबेड़ी इलाके में कुर्क जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। इस मामले में साल 2019 में केस दर्ज हुआ। इसके अलावा मुख्तार की पत्नी पर सरकारी धन के गबन के आरोप में साल 2016 में भी केस दर्ज है। यूपी पुलिस पत्नी और दोनों बेटों की तलाश कर रही है। अधिकारियों को दोनों के रोपड़ में ही रहने की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। अंसारी के साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर भी साल 2019 में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी ठेका हासिल करने का आरोप है। एक तरह से पूरा परिवार कानून के शिकंजे में है। मुख्तार के साथियों पर कार्रवाई हो रही है। उनके अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मुख्तार समेत गैंग के सदस्यों की
30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। लखनऊ में उसके बेटे का आशियाना भी गिरा दिया है। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से राजनीति में पहली बार 1995 में कदम रखा था। बीएसपी के टिकट पर मऊ से विधायक बनने के बाद लगातार 6 चुनाव जीते, लेकिन 2010 में बीएसपी ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद उसने कौमी एकता दल का गठन किया और 2012 में विधानसभा चुनाव जीत लिया। हालांकि चुनाव बाद मुख्तार की पार्टी का बीएसपी में विलय हो गया। अंसारी ने 2017 का चुनाव भी मऊ से जीत लिया, लेकिन अपराध की लंबी फेहरिस्त होने की वजह से ये जेल में रहता है। अब यूपी पुलिस इसे पंजाब से यूपी लाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हापुड़ में गुड़िया के गुनहगार को 22 दिन के अंदर सजा मिली। अंतिम सांस तक दलपत कैद में रहेगा। इस फैसले से साफ है कि यूपी में जो अपराध करेगा उसे सजा भी कड़ी मिलेगी। हापुड़ में गुड़िया के गुनहगार को 22 दिन के अंदर पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुना दी। कोर्ट ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को मौत की सजा से भी बड़ी सजा दी है। गुड़िया का दोषी मरते दम तक सलाखों के पीछे कैद रहेगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। जब तक उसकी सांस चलेगी तब तक उसे कारागार में ही रहना होगा। मानसिक स्थिति जो समाज के लिए घातक है और इनमें डर का वातावरण पैदा हो, इसलिए उनको जो निर्णय सुनाया गया कि अंतिम सांस तक वो जेल में ही रहेगा। दरअसल गढ़ मुक्तेश्वर में 6 अगस्त को मासूम का उसके घर के बाहर से अपहरण किया गया, जिसके बाद दलपत ने उसके साथ रेप किया। 7 अगस्त को बच्ची लहूलुहान हालत में गांव के करीब एक जंगल में मिली। आरोपी दलपत अमरोहा का रहने वाला था। दलपत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सुसाइड का ड्रामा भी किया। गंगा किनारे सुसाइड नोट, अपने कपड़े, पहचान पत्र छोड़कर पुलिस को इस केस में और उलझाया। ये आदमी बहुत शातिर था और ये फिर वहाँ पर खेतों में घूमता रहा। इसने एक सुसाइड नोट भी अपना भेज दिया कि अब हमने सुसाइड कर लिया है, और अपने कपड़े अपने नदी के पास छोड़ दिए थे। इसके सारे इसकी जो अपनी स्टाइल थी करने की, उस सब को देखते हुए भी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पश्चात साइंटिफिक एविडेंस, डीएनए की प्रोफाइलिंग और सारी चीज़ों के बेसिस पर इसका इन्वेस्टिगेशंस किया गया। 14 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को इनकाउंटर में गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया। अब कोर्ट ने दलपत को उसकी गुनाह की सजा सुना दी है। न्यायालय के द्वारा जो मुलजिम दलपत है, जो 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, उनको अलग अलग धाराओं में एक 376 AB में आजीवन, और जो पोक्सो की हमारी धारा 5M/6 ये विशेष बात है, उसमें मरते दम तक आजीवन और वो अंतिम सांस तक जेल में रहे। 1 सितंबर को आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद सभी गवाहों के बयान सोमवार को अदालत ने महज 22 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर एक नज़ीर पेश की। और इस केस में विशेष बात ये रही है कि ये वर्किंग डे 22 डे में इसका जजमेंट हो गया। ब्लाइंड केस था। 2 जिलों का पुलिस प्रशासन अमरोहा और हापुड़ आप सबकी जानकारी में ढूंढ रहा था मुलजिम को। सही मुलजिम पकड़ा गया। महिला अपराधों को लेकर सरकार के सख्त निर्देश के चलते हापुड़ पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले की मजबूत पैरवी की और दोषी को सजा सुनाई। वो लगातार हमने 5 दिन में 18 गवाह पेश किए, जिसमें जो एडिशनल एसपी सुरेश कुमार मिश्रा ने हमें गवाह मुहैया कर दिए। हापुड़ में कोर्ट के इस फैसले के बाद महिलाओं के साथ साथ अपराध करने वाले अपराधियों में एक डर जरूर पैदा होगा। महिला अपराध को कम करने के लिए योगी सरकार प्रथम नवरात्र को मिशन शक्ति का आगाज किया है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति में अभियोजन निदेशालय की व्यापक भूमिका सामने आ रही। 2 दिन के अभियान में ही निदेशालय ने 14 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। हाल ही में
एनसीआरबी के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यानी यूपी में महिला अपराधी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। टीम न्यूज़ 18। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय